नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सबको याद होगा कि साउथ कोरिया में क्या हुआ था। यहाँ के प्रेसिडेंट ने अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म करने की कोशिश करी मगर असफल रहे। और साउथ कोरिया में जो भी हुआ है ना, ये देखकर भारत में काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कल को मान लो हाइपोथेटिकली स्पीक ऐसे ही अगर हम सोच कर देखें तो क्या भारत में भी ऐसा अगर कल को कुछ होता है, कोई इमरजेंसी लगाने की कोशिश करता है, तो क्या हमारे देश का पार्लियामेंट भी उस इमरजेंसी को रोक सकता है? वेल, ये सारी बातें मैं आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि साउथ कोरिया भारत में क्या अंतर है। जो साउथ कोरिया में रिसेंटली हुआ वो भारत में कभी नहीं होगा, बिकॉज इंडियन डेमोक्रेसी इज दैट मच बेटर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि साउथ कोरिया में रिसेंटली जो भी हुआ उसका फिर निष्कर्ष क्या निकला था। मैं आपको समझाता हूँ। 3 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, इन्होंने अपने देश में पहले लगाया मार्शल लॉ और फिर इमरजेंसी घोषित कर दी और ये कहा, मेरी पार्टी के सिवाय जो भी बाकी प्रतिद्वंदी पार्टी है साउथ कोरिया में, सब लोग नॉर्थ कोरिया की विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। देश की सिक्योरिटी का सवाल है, मैं यहाँ पे इमरजेंसी लगा रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और इनिशियली लग रहा था कि ये 10-20 दिन तक देश में इमरजेंसी लगा कर रखेंगे। साउथ कोरिया के सारे पॉलिटिकल अपोनेंट सबको जेल हो जाएगी। साउथ कोरिया बेसिकली थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के मामले में। मगर युंग सुक यूल का आइडिया फेल कर गया। इसके फेल होने के दो रीजन है। पहली बात तो साउथ कोरिया की जो आर्मी थी ना, उन वहां पर काफी हद तक एक आप कह लीजिए डाउट था कि हम ठीक कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि सारे सरकारी दफ्तरों में घुस जाओ, पार्लियामेंट में घुस जाओ, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखता है जो ऑपोजिशन पार्टी का है सबको जेल में डाल दो। तो कहीं ना कहीं सैनिकों को भी लग रहा था कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा। साथ ही साथ फिर ये भी देखा गया कि अचानक से साउथ कोरियन पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन खुला, वहां पर वोटिंग हुई और सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और यह कहा कि ये जो इमरजेंसी है इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए युंग सुक यूल को समझ में आ गया ये बुरा फंस चुके हैं। गलत प्रेपरेशन के साथ इमरजेंसी कर दी। 6 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी हटानी पड़ी। मगर अब कॉमेडी इसके बाद स्टार्ट होती है। पहले तो देखिए साउथ कोरियन आर्मी के जो ऑफिसर्स थे जो लिटरली अपने प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर देश की डेमोक्रेसी खत्म करने को निकले थे, जब इनको पता लग गया कि जो इमरजेंसी लगाई थी ये हट गई है और इनके प्रेसिडेंट ने गलत काम किया है, इन्होंने सड़कों पे जाकर कई लोगों से माफी मांगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक साउथ कोरियन सोल्जर सिटीजन से माफी मांग रहा है। 우리 국가이고 국민이고 우리 주권자인 국민임을 기억해 주세요. 아닙니다. 저희가 감사합니다. 지켜주셔서 고맙습니다. पता नहीं बोला क्या इसने वैसे, पर ये माफी मांग रहा था और ये वीडियो काफी वायरल हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन ये था, चलो ठीक है कुछ सैनिकों ने माफी मांगी, अब जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे जिसने देश की डेमोक्रेसी खत्म करने की कोशिश करी, उसको हटाया तो जाएगा ना। और यहीं पर सबसे शॉकिंग बात सामने आई। पहली बात, यूएस इस सब इशू को लेकर चुप हो गया। यूएसए ने ऐसे एक्टिंग करी है यहाँ पर कि कुछ हुआ ही नहीं है ऑलमोस्ट। और साउथ कोरिया के जो सिटिंग प्रेसिडेंट है युंग सुक यूल, इनको हटाया भी नहीं गया। क्यों? इनको हटाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो अभी के लिए साउथ कोरिया की ऑपोजिशन के पास नहीं है। तो हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इवन दो साउथ कोरिया की ऑपोजिशन कह रही है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है युंग सुक यूल, ये फिर से मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इस आदमी का भरोसा मत करना। इस आदमी ने देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करी थी और दुनिया ने देखा कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्या करने की कोशिश करी। इसके बावजूद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बस देश से माफी मांगी, सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और अब कहानी आगे बढ़ चुकी है साउथ कोरिया में। अब इसको लेकर कुछ ज्यादा आगे कार्रवाई होगी नहीं। हाँ ऑब्वियसली एक आप कह लीजिए स्केपगोट चाहिए था। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है साउथ कोरिया के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है क्योंकि मार्शल लॉ डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ने इम्पोज किया था। अब उस सब के बाद देखिए प्रेसिडेंट की जो इमेज है इसको भी चमकाने की कोशिश की जा रही है साउथ कोरिया में। जी हाँ, साउथ कोरिया में इतना बड़ा ये इवेंट हुआ है और पता नहीं कौन सी ये पावर है जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को फुल सपोर्ट दे रही है पीछे से। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा, आप यकीन नहीं करोगे, इसमें साउथ कोरियन प्रेस में एक आर्टिकल छापा गया जहां पे साउथ कोरिया का एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहता है कि देखिए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना, ये काफी लोनली हो गए थे। ही वॉज लोनली, अकेले पड़ गए थे। तो अकेलेपन के वजह से इनको समझ नहीं आया क्या करूं, तो इन्होंने कहा मार्शल लॉ लगा देता हूं। तो अकेलेपन में तो आदमी कुछ कर देता है ना। ही वॉज अ विक्टिम, तो हमें इनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब ये यहाँ पे आप देख पाओगे
ऐसे आर्टिकल ये लोग पब्लिश कर रहे हैं। और अगेन ये आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे न्यूज़ वन कोरिया का आर्टिकल है, ट्रांसलेट करके पढ़ लेना इसको। एंड आई वाज़ शॉक्ड टू सी दिस, क्योंकि लोनली, अब क्या बोलूँ मैं, क्या इस पे क्या कमेंट करूँ? शादीशुदा आदमी है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, ये इनकी धर्मपत्नी है। परिवार है इनका, इनके आस-पास काफ़ी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं। लोनली तो मतलब क्या, खैर एनीवे इनकी जो इमेज है ये चमकाने की अभी कोशिश की जा रही है। तो साउथ कोरिया का मामला तो निपट गया। ये जो होना था वहां पर हो गया, और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। बहुत अजीब है, दिस इज वेरी वियर्ड। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं कि ये सब किया क्यों है। बट ऑब्वियसली अब हम आते हैं इंडिया पे, कि इंडिया में ऐसा हो सकता है। वेल इसका आंसर है नहीं, और रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। भारत में देखिए, एक बार इमरजेंसी लगी है, 21 महीने की इमरजेंसी थी। 1975 से लेकर 1977 तक प्राइम मिनिस्टर थी देश की उस वक्त इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये देखिए एक ऐसा टाइम था जब जेन्युइनली इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि लोगों के जो राइट्स थे, लोगों के जो अधिकार थे, ये काफ़ी जगह रुक गए थे। और 21 महीने तक देश ने ये इमरजेंसी सही थी। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, कंपैरिजन के लिए अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो 1970s 80s में यहां पर भी इमरजेंसी लग चुकी है। साउथ कोरिया का इतिहास मैं आपको बता चुका हूं, कई बार यहां पे प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो रखी है। इनके प्रेसिडेंट को या तो जेल में डाल दिया या मार दिया, या इससे पहले भी आप अगर देखोगे इनके यहाँ तख्ता पलट हो चुके हैं। तो साउथ कोरिया में भी ये सब हो रहा था। 1960s 70s का दौर आप कह लीजिए, जो ये यंग डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लम वाला था ना। भारत की जब इमरजेंसी हटी, भारत की इमरजेंसी आपको बताओगा 1977 में हटी। जनरल इलेक्शंस उससे थोड़ा पहले ही हुए थे। जी हाँ, इमरजेंसी के दौरान ही जनरल इलेक्शंस हुए। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसने इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी, इनकी बड़ी हार हुई। मोरारजी देसाई की जो पार्टी है, जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बहुमत के साथ पावर में आ गई। और इंदिरा गांधी के पावर से हटने के बाद भारत में पहला काम तो ये किया गया कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करी थी ना, ये कहकर कि देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है। इमरजेंसी आपको पता होगा 3 कारणों की वजह से आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए भारत पे किसी ने अटैक कर दिया, कंट्री को बिल्कुल इस वक्त इमरजेंसी में काम करना होगा, तभी कंट्री खुद को डिफेंड कर पाएगा। एक्सटर्नल अग्रेशन किसी और टाइप का हो गया है, किसी कंट्री ने नहीं, किसी ग्रुप ने अटैक कर दिया इंडिया को बाहर से, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है। इस केस में इमरजेंसी लग सकती है भारत में, ये आज के समय हमारा संविधान कहता है। मगर 1975 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश में देखिए इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई है ना। इंटरनल डिस्टरबेंस बड़ा गोलमोल शब्द होता है। इंटरनल डिस्टरबेंस कुछ भी हो सकती है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई। तो पहले तो ये काम किया गया 1978 में कि कल को अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी देश में लगानी है, तो आर्म्ड रिबेलियन जब तक नहीं होता तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दी गई कि इंटरनल डिस्टरबेंस का बहाना लगाकर आज के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और उसके अलावा एक और चेंज ये भी किया गया कि अब नेशनल इमरजेंसी मान लो कोई लगाता भी है किसी भी और कारण की वजह से, कि मान लो चाइना ने अटैक कर दिया है, कुछ हो गया, उस केस में ना इमरजेंसी को लगाकर अगर आपको रखना है लंबे समय तक, तो उस केस में आपको दोनों पार्लियामेंट में वोटिंग भी करवानी होगी, और स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी की आपको आवश्यकता होगी, तभी वो इमरजेंसी लंबे समय तक कायम रह सकती है। तो जिस तरीके से, पहली बात तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने किया है ना, ये यूनिक केस है, अल्ट्रा यूनिक केस। मैंने डिटेल जितनी मैं पढ़ता हूं ना इसकी, अजीब लगता है कि साउथ कोरिया जैसा डेवलप्ड देश ये सब सहन कैसे कर सकता है। कैसे ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं ये सब कि इनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया, फेल हो गया, और फिर सॉरी बोल के वापस काम पर, कुछ रेपरकशंस नहीं, कुछ इसका इनको फेस नहीं करना पड़ेगा इशू। यूएस ने भी कोई सैंक्शन नहीं लगाया, या फिर ये नहीं बोला डेमोक्रेसी इन डेंजर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा भारत और साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। इंडिया में जिस तरीके से यहाँ पे साउथ कोरिया में जो भी कॉमेडी वगैरह जो भी हुई है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ना सिर्फ इंडिया, मैं आपको ये भी बता दूं, दुनिया के ज़्यादातर देशों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा जो साउथ कोरिया में हुआ है। इवन पाकिस्तान के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो लोग तख्ता करने को निकलते हैं तो कर ही देते हैं। यहाँ पर करके फिर यू टर्न लेकर चलो भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, साउथ कोरिया और भारत दोनों को इंडिपेंडेंस एक ही तारीख को मिली थी, साल डिफरेंट थे मगर तारीख सेम थी। साउथ कोरिया भी 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ,
इंडिया जैसे आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि भारत को तो आज़ादी मिली थी यूनाइटेड किंगडम से। साउथ कोरिया को आज़ादी किस देश से मिली थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रशिया, चाइना, जापान या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। ना कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी। ना इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुँचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1 टू 1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हज़ारों की संख्या में। तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज नहीं कर पाओगे। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आप, आपसे यहाँ पे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10। प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, सिर्फ 7,500 रुपये में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज आते नहीं है, मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो। और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियरली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।